हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की जो एग्ज़ाम है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ में सामान्य अंग्रेजी के। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट में पेपर होने वाला है। पार्ट ए में ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। सामान्य ज्ञान के हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे पीवाईक्यूज। आज हम करेंगे सामान्य अंग्रेजी के पीवाईक्यू सॉल्व, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखो, सिलेबस डिफाइन नहीं किया है, बस ये बताया ये सब्जेक्ट आएंगे, सिलेबस नहीं। अब सामान्य अंग्रेजी तो कितना बड़ा है, कुछ भी आ सकता है। तो पीवाईक्यू से आपको समझ आएगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में वो सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है, मतलब एरर के क्वेश्चन आते हैं तो ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। वी हैव सीन फायरफ्लाइज ऑल आवर लाइव्स बट इट हैज़ बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ओनली इन द पास्ट 10 ईयर्स। अब इन चारों में से बताना है आपको कि कहाँ पर एरर है। वी हैव सीन फायरफ्लाइज ऑल आवर लाइफ, इट हैज़ बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो देखो, वी हैव सीन फायरफ्लाइज तो बिल्कुल ठीक है, इट हैज़ बिकम भी बिल्कुल ठीक है और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो गलती कहाँ पर है? ऑप्शन बी, ऑल आवर लाइफ में। क्योंकि देखो, ये जो वी है ना, ये क्या है? प्लूरल है। वी क्या है? प्लूरल है। लेकिन लाइफ क्या है यहाँ पर? सिंगुलर। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? प्लूरल आएगा, लाइव्स आएगा, नॉट लाइफ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, उनको बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, ऑल आवर लाइफ में यहाँ पर एरर है, तो द सब्जेक्ट जो है हमारा वी, वो क्या है? प्लूरल है। सो द नाउन शुड ऑल्सो भी प्लूरल। तो नाउन को भी क्या होना पड़ेगा? प्लूरल। लाइव्स होगा, नॉट लाइफ होगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो सेम एरर के क्वेश्चन दो आ गए अभी। When the ice melts, the sea gets warmer because the water absorbing the energy of the sun। तो यहाँ पर आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा। देखो, या तो आपको ग्रामर के सारे रूल्स आने चाहिए, है ना, कि आपको सारे बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, अच्छी उनको एजुकेशन मिली हो स्कूल से ही, तो इंग्लिश अच्छी हो सकती है, उनको सारे रूल्स वगैरह सब पता है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और सेकंड होते हैं हमारे जैसे बच्चे, जैसे हमने भी स्कूल में डब्बा इंग्लिश पढ़ी है बिल्कुल। हम कैसे देखते थे पेपर में कि अच्छा, ये अच्छा लग रहा है ना, बोलने में अच्छा लग रहा है, तो यही होगा, ये बोलने में अच्छा लग रहा है, तो वहाँ से हम ऐसे करते थे। उसके बाद तो अपने सीखी है, सारी चीज़ें हुई, अब तो आती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखो, व्हेन द आइस मेल्ट्स बिल्कुल सही है, द सी गेट्स वार्मर भी सही है, बिकॉज द वाटर भी सही है, एब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ द सन गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, द वाटर एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्बिंग नहीं आएगा, वर्ब का ये गलत फॉर्म है। एब्जॉर्बिंग जो वर्ब का गलत फॉर्म है, वर्ब का सही फॉर्म क्या है? एब्जॉर्ब्स। तो एब्जॉर्ब्स द एनर्जी ऑफ द सन। यहाँ पर देखो, एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। द क्लॉज नीड्स द वर्ब, जो फॉर्म है वो गलत है, द वाटर एब्जॉर्बिंग गलत है। करेक्ट फॉर्म क्या है? द वाटर एब्जॉर्ब्स द एनर्जी ऑफ द सन। ठीक है, तो वर्ब का करेक्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ पर फिर से थर्ड क्वेश्चन भी एरर वाला है। द ग्राउंड वाटर दैट प्रोवाइड्स एन इनवैल्यूएबल बफर बिटवीन मानसून्स इज सेवरली डिप्लीटेड एंड इन डेंजर इज इरिवर्सिबली लॉस्ट। तो यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर गलत दिख रहा है, इसके बाद बीइंग आएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन डेंजर ऑफ इरिवर्सिबली लॉस्ट। इरिवर्सिबली बीइंग लॉस्ट आएगा। ठीक है, बीइंग लॉस्ट, बीइंग इज मिसिंग, यहाँ पर बीइंग मिसिंग है। ये सारे क्वेश्चन 2024 के ग्रुप 3 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन अभी फिर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, एरर के बस क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, पैटर्न तो यही रहेगा। तो इसको पढ़ लोगे, देख लोगे ना, तो माइंड में थोड़ा बहुत क्लिक कर जाएगा कहाँ पर गलती हो रही है। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन सब्सटीट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट। इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन आएगा वो हमको इन चारों में से ढूंढना है। अगर कोई सब्सटीट्यूशन रिक्वायरमेंट नहीं है तो फोर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे हम, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। लाइक अदर प्लास्टिक्स, माइक्रोबीड्स विल सर्वाइव इन द एनवायरमेंट एंड पोजिंग अ थ्रेट टू कोरल्स फॉर सेंचुरीज। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या है? विल सर्वाइव है, मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है।
फ्यूचर टेंस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वगैरह आपको आनी चाहिए कि फ्यूचर टेंस में कौन सी यूज़ होती है, पास्ट में कौन सी यूज़ होती है, प्रेजेंट में। तो इसके लिए मैंने पूरा 60 डेज़ का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया था। उसका डे 5, डे 6 और डे 7 का लेक्चर आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने डे 5 के लेक्चर में प्रेजेंट टेंस और डे 6 में पास्ट और डे 7 में फ्यूचर टेंस पढ़ाया था। और डे 59 का लेक्चर भी आप देख सकते हो स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर मैंने पूरा ग्रामर एक बेसिक फटाफट एक वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। तो एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। तो पोजिंग तो नहीं आएगा, ठीक है, गलत फॉर्म है वर्ब का, तो पोज आएगा। पोज और थ्रेट टू, थ्रेट इन भी नहीं आएगा, प्रीपोजिशन इन तो नहीं आएगा, गलत है। तो पोज और थ्रेट टू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप पढ़ सकते हो। द सेंटेंस यूजेस फ्यूचर टेंस, विल सर्वाइव क्या है, फ्यूचर टेंस है। सो द सेकेंड वर्ब मस्ट मैच द सेंटेंस, तो जो सेकेंड वर्ब है वो सेंटेंस को मैच करनी चाहिए। तो पोजिंग नहीं आएगा, पोज आएगा। और थ्रेट टू तो सही है इसमें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होती है, डायरेक्टली अगर हम किसी बात को कहते हैं या इनडायरेक्ट तरीके से कहते हैं तो वहाँ पर चेंज हो जाती है वर्ब्स वगैरह। 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस, सिलेक्ट योर आंसर। देखो क्वेश्चन क्या है, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज इफ़ यू डू योर बेस्ट यू विल श्योरली सक्सीड। जो टीचर है वो बॉयज़ को कहती है कि अगर तुम अपना बेस्ट दोगे तो तुम श्योरली सक्सेसफुल हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो, जो सेड टू है वो किस में बदलता है, टोल्ड में। सेड टू किस में बदलता है, टोल्ड में। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। द टीचर टोल्ड द बॉयज, क्योंकि सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, टोल्ड में। दैट इफ दे डिड देयर बेस्ट दे वुड श्योरली सक्सीड। एक्सप्लेनेशन देखो, इसके रूल्स क्या होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के, कि जो सेड टू होता है वो टोल्ड में चेंज होता है। अगर जो क्लॉज है वो अनचेंज्ड है, वो चेंज नहीं हुआ है, तो प्रोनाउंस उसके चेंज हो जाएंगे। यू का दे हो जाएगा और विल का वुड हो जाएगा। तो ये रूल्स होते हैं, ये आप जमा के भी देख सकते हो कौन सा बोलने में अच्छा लग रहा है। ये भी उसी का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है। देखो तो स्टार्टिंग में किससे आए हैं, एरर वाले क्वेश्चन है और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये देखते जाना कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। श्यामलाल सेठ शी सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ अनदर ड्रिंक। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामलाल सेड दैट, ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट आ जाएगा। शी हैड सकम, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, टू द टेम्पटेशन ऑफ अनदर ड्रिंक। एक्सप्लेनेशन में भी वही लिखा है, पढ़ सकते हो आप। किस में चेंज हो जाएगा ये, पास्ट टेंस किस में बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से फिर से क्वेश्चन आया है, पुष्पा सेड टू धर्मेंद्र आर यू गोइंग टू प्ले फुटबॉल मैच टुडे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्पा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आस्क आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पर आस्क आएगा, सेड टू का टोल्ड नहीं आएगा, ठीक है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो ही आता है, अदरवाइज इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर यहाँ पर आस्क आएगा। पुष्पा आस्क्ड धर्मेंद्र वेदर ही वॉज गोइंग टू प्ले फुटबॉल मैच दैट डे। एक्सप्लेनेशन देखो, जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है वहाँ पर आस्क्ड आता है, आर यू का वेदर ही वॉज हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा भी आपको याद हो जाए, आपको PYQ पढ़ने से एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ PYQ पढ़ के आपको थोड़ा सा भी क्लिक कर गया वहाँ पर माइंड में कि कहाँ पर क्या चेंज हो रहा था, है ना। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर आस्क आ रहा था, सेड टू का टोल्ड कहाँ पर चेंज हो रहा था। थोड़ा भी अगर आपको याद रहेगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस है, मीनाक्षी विल कंप्लीट हर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, ठीक है। जैसे कि मैंने केक काटा, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। और मेरे द्वारा केक काटा गया, ठीक है, मेरे द्वारा केक काटा गया, तो ये कौन सा है, पैसिव वॉइस है। मीनाक्षी विल कंप्लीट हर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, हर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट वीक बाय मीनाक्षी, मीनाक्षी द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है, वो क्या है, पैसिव वॉइस होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या होता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते टाइम जो विल और वर्ब होता है ना, तो विल बी में चेंज हो जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है।
सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग गलत है वो बताना है। तो फ्री के नंबर होते हैं ये, ठीक है, फ्री के नंबर बिल्कुल। कंपैटिबल, मेंटेनेंस, कैलेंडर, रेफर्ड, बताओ किसकी स्पेलिंग गलत है। जल्दी से कमेंट्स में आंसर देना है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो देखो कंपैटिबल की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, कैलेंडर की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, रेफर्ड की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत है। देखो एक बार को देखने पे आपको लग रहा होगा कि सही है, लेकिन मेंटेनेंस में यहाँ पर ए आता है, ई नहीं आता है। मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग क्या होती है, ये मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग है, ना कि ये। समझाने जैसा कुछ था नहीं, कोई भी आपको स्पेलिंग दे के पूछ लेंगे किसकी गलत है। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ये जो ईडियम दिया हुआ है, जो मुहावरा है, इसका सही मतलब बताना है। फाइट टूथ एंड नेल, मतलब बिल्कुल अपने डिटर्मिनेशन के साथ लड़ना। इसका मतलब क्या होता है, इस ईडियम का मतलब क्या होता है, अपने डिटर्मिनेशन, फुल फोर्स, फुल डिटर्मिनेशन के साथ लड़ना। इन चारों में से कौन सा सही लग रहा है। टू बी अनविलिंग, नहीं। लैकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, नहीं। लड़ना है डिटर्मिनेशन के साथ तो स्ट्रेंथ तो कम हो ही नहीं सकती है। टू कम्पीट विथ इंटेंसिटी, टू डिस्प्यूट ओवर अ स्मॉल इशू, छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट करना, लड़ाई करना, नहीं। तो सबसे सही ऑप्शन क्या लग रहा है, ऑप्शन सी, टू कम्पीट विद इंटेंसिटी, फुल इंटेंसिटी के साथ कम्पीट करना, फुल डिटर्मिनेशन के साथ लड़ना। देखो एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, मीनिंग क्या होता है, फाइट विल फुल फोर्स, एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ये जो गिवन ईडियम है, जो मुहावरा दिया हुआ है, इसका सही अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा। बी ऑन क्लाउड 9, मतलब बहुत खुश हो जाना, बहुत खुश होना। तो फर्स्ट में लिखा है टू बी इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी, ओवरजॉयड। सिनोनियम लिखना है गिवन वर्ड का। सिनोनियम मतलब समानार्थी, पर्यायवाची भी बोल सकते हो। डोमिनेंस, किसी को डोमिनेट करना, आजकल बहुत चलता है ना कि इसने मुझे डोमिनेट किया, ये मुझे डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमको डोमिनेट कर रहे हैं। जेनजीज का आजकल यही रहता है कि हमारे पेरेंट्स हमको डोमिनेट कर रहे हैं, सब कुछ फुल फ्रीडम दे रखा है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उनको डोमिनेट किया जा रहा है। इन्फ्लुएंस, एग्रेशन, एस्टिमेशन, कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन, कंपेयर करना, ये तो नहीं होगा। एलिमिनेट करना, आपको आंसर नहीं आता हो तो एलिमिनेट करना, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुका है। एस्टिमेशन, किसी चीज़ को एस्टिमेट करना, जैसे मुझे अपने रूम से बाहर गेट तक जाने में कितने स्टेप्स लगते हैं चलने में, तो मैं एस्टिमेट करी हूँ शायद मुझे 100 स्टेप्स लगता है वहाँ तक जाने में, तो एस्टिमेशन करना, ये भी नहीं होगा। डोमिनेट करना, इसका मतलब नहीं होता है। एग्रेशन, एग्रेसिव होना, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना आजकल के, इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको प्रभावित करते हैं। डोमिनेट करना, इन्फ्लुएंस करना, तो ईजी है, आप ऐसे एलिमिनेट करके पहुंचोगे तो सही आंसर तक पहुंच जाओगे, है ना। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना, अथॉरिटी, किसी पे अपनी अथॉरिटी, अपना अधिकार जमाना। सिनोनियम बताना है फ्रिजिड का। फ्रिजिड मतलब बहुत ठंडा, तो उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग, है ना। फ्रिजिड मीन्स एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब बहुत ठंडा। लास्ट क्वेश्चन है, एंटोनियम बताना है। एंटोनियम मतलब अपोजिट, ठीक है, विलोम शब्द। आउटरेजियस का मतलब क्या होगा, तो आउटरेजियस का अपोजिट बताना है, तो आउटरेजियस मतलब क्या होता है, शॉकिंग। आउटरेजियस का सिनोनियम का हो गया शॉकिंग, लेकिन उसका अपोजिट बताना है तो प्लीजिंग, मतलब अच्छा लगना, है ना। आउटरेजियस का मतलब क्या होता है, शॉकिंग या ऑफेंसिव, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, प्लीजिंग या एक्सेप्टेबल, तो ये आंसर हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। मुझे लगता है आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इंग्लिश से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एरर वाले, वॉइस के, नरेशन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो था, और एंटोनियम, सिनोनियम्स वगैरह, ये आप अच्छे से कर सकते हो। स्पेलिंग वगैरह क्वेश्चन तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, आप वहीं पे बता सकते हो कौन सी स्पेलिंग सही, कौन सी गलत है, और इन क्वेश्चन में भी आप थोड़ा सा एलिमिनेट करोगे ना तो सही आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। तो PYQ पढ़ने का यही फायदा होता है, और कुछ डाउट है तो कमेंट्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के PYQs लेकर आने वाली हूँ विथ एक्सप्लेनेशन, है ना। अभी हमने जनरल नॉलेज पढ़ा था, जनरल इंग्लिश पढ़ा है, पार्ट ए के भी सारे सब्जेक्ट के लेकर आऊंगे, और पार्ट बी के भी, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट है, उसके भी सारे PYQs हम सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो इन PYQs से आपकी देखना बहुत हेल्प हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके इतने सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आप दोगे ना वो PYQ से आपके सही हो जाएंगे। डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन भी इनको पढ़ के आपके वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है।
तो इन लेक्चर्स को अच्छे से देखना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।